नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट पर नजर डालेंगे जो अचानक भारत के किचन और रेस्टोरेंट्स तक आ पहुंचा है। हुआ यह है कि गैस की अचानक हुई कमी ने पूरे देश में एक तरह की खलबली मचा दी है। और जानते हैं, इसकी जड़ें हजारों मील दूर एक अंतर्राष्ट्रीय संकट से जुड़ी हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका असर कहां और कैसे पड़ना शुरू हुआ। इस संकट की पहली और सबसे सीधी चोट पड़ी देश के सबसे जरूरी उद्योगों में से एक यानी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर, जहां देखते ही देखते एक दहशत का माहौल बन गया। तो हुआ ये कि मार्च की शुरुआत होते होते मुंबई मिरर जैसी ऐसी हेडलाइन सामने आने लगीं जो एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ इशारा कर रही थीं। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि सप्लाई चेन में कोई गंभीर गड़बड़ हो गई है। और देखिए, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी। चेन्नई से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने सरकार से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी थी। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने तो चेतावनी तक दे दी कि 20% होटल्स में काम पहले ही ठप हो चुका है, और अगर ये संकट ऐसे ही चलता रहा तो 50% तक होटल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मतलब साफ था, ये कोई एक दो शहरों की दिक्कत नहीं थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक पूरे भारत से कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें आ रही थीं। ये एक देशव्यापी समस्या बन चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर हो रहा एक टकराव हमारे घरों तक इतनी बड़ी मुसीबत कैसे ले आया? आखिर कनेक्शन क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब अचानक से क्यों होने लगा? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरी सप्लाई चेन ही चरमरा गई? इसका जवाब हमें मिलता है मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर एक बहुत ही संकरे और रणनीतिक समुद्री रास्ते में, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। यहीं पर चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया भर के व्यापार में रुकावट डाल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और वहां हाल में हुए हमलों की वजह से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। इसी वजह से कतर ने, जो भारत का एक मेन सप्लायर है, किसी भी बड़े खतरे से बचने के लिए अपने गैस के जहाज भेजने ही बंद कर दिए, और बस वहीं से भारत की सप्लाई चेन टूट गई। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, हम बात कर रहे हैं पूरे 12 मीट्रिक टन गैस की। इतनी बड़ी मात्रा में गैस जो भारत आमतौर पर कतर से इसी रास्ते से मंगाता था, वो पूरी तरह से रुक गई। तो जब संकट इतना बड़ा हो तो सरकार क्या कर रही है? चलिए अब सरकार के एक्शन प्लान पर एक नज़र डालते हैं कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक्शन प्लान को समझने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, और वो है सिलेंडर के दो टाइप। एक होता है छोटा 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर, जो हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होता है। इसका कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है। और दूसरा होता है बड़ा 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर, जो होटलों और इंडस्ट्री में यूज होता है। तो सरकार ने जो सबसे पहला और सख्त कदम उठाया वो था जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाना। इसके लिए तुरंत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब गैस सिलेंडर की जमाखोरी करना एक दंडनीय अपराध है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले घरों में गैस की सप्लाई को पक्का करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर घरों में गैस खत्म होती तो जनता में गुस्सा बढ़ सकता था। इसलिए भारतीय रिफाइनरियों को कहा गया कि वो घरेलू सप्लाई के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दें। लेकिन बात सिर्फ सप्लाई को मैनेज करने तक ही नहीं रुकी। सरकार कुछ नए और सख्त नियम भी लेकर आई है, जो सिर्फ कारोबारियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए गैस हासिल करने के तरीके को बदल रहे हैं। और इन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव आया घरेलू सिलेंडर की बुकिंग में। अब एक सिलेंडर बुक करने के कम से कम 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है। पहले ये गैप सिर्फ 48 घंटों का था। इस नियम से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हो रहे दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी। और ये है सरकार की नई राशनिंग व्यवस्था। इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छी खबर यह है कि घरों में आने वाली पीएनजी और गाड़ियों की सीएनजी की सप्लाई 100% सुनिश्चित की गई है। लेकिन वहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों से लेकर होटलों और दूसरे उद्योगों तक उनकी सप्लाई को 70 से 80% पर लिमिट कर दिया गया है, ताकि कमी को मैनेज किया जा सके। तो ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, और एक जगह की समस्या कैसे पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में ऐसे किसी भी ग्लोबल झटके के लिए हम कितने तैयार हैं।